ही क्वेश्चनों में शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक शब्द में देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राक, ये हो जाएगा प्राक हलंत लग के, प्लस इतिहास, इतिहास और प्लस एक, तो एक हो गया उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय, और प्राक हो गया उपसर्ग, और इतिहास हो गया मूल शब्द। प्रागैतिहासिक में एक प्रत्यय है। प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। मूल शब्द इतिहास है, इसके बाद में एक लगाया गया तो ये प्रत्यय हो गया। और उपसर्ग वे होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं। जैसे मिठाई में मी उपसर्ग हो गया, ठीक है। पढ़ाई में ई प्रत्यय हो गया, मिठाई में ई प्रत्यय हो गया। जो लास्ट वाला शब्द जुड़ता है वो मीठा, मीठा में ई जोड़ दिया तो मिठाई हो गया, तो सॉरी मिठाई। तो इस तरीके से पढ़, पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई क्या नाम प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, पढ़ाई हो गया। तो इस तरीके से जो मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं, ऐसे याद रखिए, उपसर्ग ऊ पहले आता है तो इसका मतलब, और पा बाद में आता है तो प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, प्राक। और का क्यों बन गया, जब भी संधि होती है तो का अपनी ही लाइन में तीसरा अक्षर बन जाएगा। का की लाइन में क्या होता है, तीसरा अक्षर, का खा गा, तो गा बन जाएगा, ठीक है। और हर अक्षर अपनी ही लाइन, जैसे चा है चा छा तो जा बनेगा, टा है तो टा ठा डा बनेगा। ऐसे करके हर अक्षर अपनी ही लाइन में तीसरा अक्षर बन जाता है संधि करने पर। ये व्यंजन संधि का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास हरिवंश राय बच्चन की, मुक्तिबोध अज्ञे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद बताइए। बहिष्कार, बहि धन कार, यही हो गया, क्योंकि विसर्ग हमेशा सा में बदलती है। ये क्या नाम विसर्ग संधि का नियम होता है, ठीक है। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। अगला, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, वैदेही वनवास क्वेश्चन नंबर 4 में जाइए तो ये रचना हो गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है वैदेही वनवास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द क्या है? पखावज, पहिया। तो ऐसे देखिए, पखावज तो पुल्लिंग हो नहीं सकता है। पहिया, पहिया में जरा सोचिए, पहिया निकल गया, पहिया निकल गई कहेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होता। पहिया निकल गया तो ये पुल्लिंग। लिखावट कैसी है, स्त्रीलिंग हो गया। तो पुल्लिंग शब्द है पहिया। क्या है पुल्लिंग शब्द? पहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा समास है? निम्नलिखित में कौन सा, इसमें कौन सा समास है? त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? पहला पद संख्यावाचक है तो संख्यावाचक पहला पद वाला समास होगा। द्विग, द्विग में द्वि, द्वि संख्यावाचक है तो जब भी पहला पद संख्यावाचक है तो द्विग समास होता है। द्वंद्व समास जब भी विपरीत हो, जैसे रात और दिन, और इनके बीच में योजक चिन्ह हो और पहला पद दूसरे पद का विलोम हो, ठीक है, तब हमेशा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व मीन्स होता है लड़ाई, विरोध। तो जो इनके जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, एक दूसरे के विलोम, दिन रात, ये सब द्वंद्व हो जाएंगे। बहुव्रीहि, यहाँ पर तीसरा पद निकल रहा हो, जैसे चतुरानन, चतुरानन में चार हैं मुख हैं जिसके, अर्थात शब्द लग जाए तो विष्णु, तो ये बहुव्रीहि हो गया। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर, तो भी बहुव्रीहि हो गया। समझ गए होंगे तीनों समास। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संधि है? निम्नलिखित में कौन सी संधि है? देखिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी संधि है? सदैव बताया गया है आपको। पहले हमारा जो वीडियो देखिएगा, आप पढ़ा हुआ है, सबरी संधियां हमने उसमें बताई हैं। तो इसमें देखिए, सदैव, सदैव जब भी
दो मात्राएं बीच वाले अक्षर पर होती हैं, नीचे के डंडा से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर दो मात्राएं बीच वाले अक्षर पर होंगी तो वो हमेशा कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ठीक है, हमेशा कौन सी संधि होगी? गुण संधि। यड़ संधि में या, रा, ला, वा इन अक्षरों से पहले कोई अक्षर अधूरा होता है, जैसे प्रत्येक। ठीक है, तो वो संधि कैसी होती है? यड़ होती है। वृद्धि संधि, सॉरी ये हम गलत बता गए, वृद्धि संधि ये है, दोबारा सुन लीजिए भाई। वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि है सदैव में। जब भी दो मात्राएं होंगी बीच वाले अक्षर पर तो वृद्धि संधि होती है, और गुण संधि में हमेशा एक मात्रा होती है। ठीक है, गुण संधि में हमेशा लाइन के ऊपर एक मात्रा होती है। और यड़ संधि, यड़ संधि में या और रा, ला, वा इन चार अक्षरों में से किसी एक अक्षर के पहले अधूरा अक्षर होता है, जैसे प्रत्येक। तो ये प्रत्येक में क्या हो गया? प्रत्येक। अब या से पहले ता अधूरा है, अधूरा ता होता है। ठीक है, तो ऐसे अक्षरों को हम यड़ संधि कहते हैं, ऐसी संधियों को। और इसके बाद में आगे दिया हुआ है दीर्घ संधि। क्या दिया हुआ है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देख लीजिए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनकी बीच वाले अक्षर पर अगर इन तीन शब्द वर्णों की मात्रा है तो वो दीर्घ संधि होता है। ठीक है, जैसे विद्यालय, महिष, ये सब क्या हो गई? दीर्घ संधियां हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्रा तो संयुक्त है, ता और रा से बना है, या अकेला है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा, ये भी का और छा से बना है, का सा छा से, तो ये इसमें तीन वर्ड मिले हुए हैं। ज्ञा, ये गा या से बना, इसमें भी संयुक्त व्यंजन ये नहीं है, तो कुछ ऑप्शन नंबर चला जाएगा 2। अगला हमारा मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? देखिए भाई, मृत्युंजय पद में समास कौन सा बता रहा है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, दीर्घ, कर्मधारय, द्वंद्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका क्या जाएगा? बहुव्रीहि। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, अर्थात शंकर, अर्थात लग गया, जहां अर्थात लग जाए तीसरा पद बन जाए वो बहुव्रीहि होता है, बता चुके आपको। दीर्घ विरोधाभास हो, बीच में योजक चिन्ह हो। कर्मधारय, जिसमें एक पद जो होता है वो क्या होता है? विशेष, किसी भी उसको विशेषता बताता है, वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, विशेषण होता है पहला पद। अगला अलंकार किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में अलन, अल, अलम। अब देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अलम उपसर्ग है। क्या है? अलम उपसर्ग। अभी हम बता चुके हैं आपको उपसर्ग अलम धनकार, अलम धन कार। कार शब्द में कार मूल शब्द है, अलम उपसर्ग है। पहले जुड़ता है वो उपसर्ग होता है, बाद में जुड़ता है तो प्रत्यय होता है। यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित पद परिचय दीजिए। गुणवाचक विशेषण, गुण तो यह का मतलब ये गुण तो है नहीं, रेखांकित शब्द यह है, यह किसी के गुण को नहीं बताता है, तो ये तो सिरे से खारिज हो गया। अगला है सार्वनामिक विशेषण। ये सभी नामों के आगे लगता है, हमारे नाम के आगे ये लग जाएगा, तुम्हारे निर्जीव सजीव सबके नाम के आगे ये लग जाता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण यहाँ तक तो मैच कर रहा है। अगर पुस्तक विशेष से पुस्तक की विशेषता बता रहा है तो ये भी मैच कर रहा है। पुस्तक अकेली है तो एक वचन है, और पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक पढ़ी, कभी नहीं कहेंगे पुस्तक पढ़ा। अगर हम कहेंगे पुस्तक पढ़ा तो पुस्तक स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती, पुस्तक पढ़ी, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण माने होता है किसी चीज का अलग अलग कर देना और विस्तृत कर देना, संश्लेषण हो जाएगा इसका विलोम। विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहेंगे? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों में जीभ लगने से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? तो देखिए, कंठ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो दांतों में जीभ लगेगी तो उसे कंठ क्यों कहेंगे हम? पहली बात। और मूर्धन्य में नहीं कहेंगे, इनकी आवाज मूर्धा से निकलती है, जैसे खा, गा, ये कंठ। दंत, दांत में जो ता, था, दा, इनमें दांत लग जाते हैं तो ये दंत हो गए। अनुनासिक, अनुनासिक में अड़ा, ना, वा, इंग्या, ये अनुनासिक होते हैं जिनमें नाक से आवाज निकल जाए। निम्नलिखित में से उस, ये उसे नहीं उस लिखा है, उस व्यंजन, निम्नलिखित में से उसे व्यंजन कौन से? क्या मतलब?
अच्छा, ये ऊष्म व्यंजन लिखा है, ये गलत प्रिंट है भैया। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन सा हा होते हैं, है कहीं पे इसमें? नहीं है ऑप्शन। सा और हा इसको मान लीजिए, तो ये हो गए ऊष्म व्यंजन। ठीक है, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा और षटकोण सीटी सपेरा वाला सा और हा, ये 4 होते